नमस्कार, गुड इवनिंग। एम्पावर पीपल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी और इस खूबसूरत सी रविवार की शाम को हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए इस वेबिनार में लाइव बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस लॉकडाउन के दरमियान हम एम्पावर पीपल की तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपके समक्ष कुछ ऐसे लोगों को लाया जाए, जो ना कि सिर्फ भारत में लेकिन पूरे विश्व में कोरोना वायरस की वजह से जो तकलीफ़ें पैदा हो रही हैं और उसका क्या असर हो रहा है, उसके बारे में चर्चा करें। इसी तरह से आज भी इस लाइव वेबिनार में हमारे साथ ऐसे 4 ज़ोरदार लोग हैं, जो अपने शहरों में उन लोगों तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ हम अपने घरों में यहाँ लॉकडाउन में अपने घरों के अंदर है, वो अपने घर के बाहर निकल कर उन लोगों की मदद कर रहे हैं, जिनके पास ना पीने के लिए पानी है और ना पेट भरने के लिए खाना। तो आप सभी का मैं बहुत-बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ और बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आप इस नेक काम को बहुत बखूबी निभा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको चारों पैनलिस्ट से परिचित करना चाहूँगी। यस सर। सबसे पहले धुबरी डिस्ट्रिक्ट असम से खुशबोब आलम अहमद जी, झारखंड से बीरेंद्र कुमार जी, बिहार से शिको अलबदर जी और दिल्ली से श्री जे.आर. शरण। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप यहाँ पर सबसे पहली बात तो थैंक यू कि आप इतना काम कर रहे हैं और बिना कुछ भी कहे, बिना किसी के भी कहे इतने लोगों तक पहुँच पा रहे हैं। ये वेबिनार शुरू करने के पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये लाइव हो रहा है और कुछ भी सवाल अगर आपके हैं तो आप इस लाइव वेबिनार के दौरान कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर हम इस लाइव वेबिनार के दौरान उन सारे सवालों को नहीं ले पाए तो ये वीडियो फेसबुक पे भी ऑफलाइन पोस्ट होने वाला है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे चारों पैनलिस्ट और एम्पावर पीपल की तरफ से आपके सारे सवालों का जवाब हम दे सकें। क्योंकि अभी आज 3 तारीख है और कल से बहुत सारे शहर खुलने वाले हैं क्योंकि जो ग्रीन ज़ोन्स हैं वो कल से खुलने वाले हैं। लेकिन इन दोनों लॉकडाउन के दौरान आपने जब से अपना काम शुरू किया है, तब से सबसे मुश्किल वक़्त किस वर्ग के लोगों ने गुज़ारा है? वो मेरा सबसे पहला सवाल रहा क्योंकि आप ऑन द फील्ड जा रहे हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो किस किस्म के लोगों को आपने देखा है अब तक? इसके बारे में अगर आप रोशनी डालना चाहेंगे उसके ऊपर। सर कोई भी आप में से कोई भी शुरू कर सकता है। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। जी सर। आवाज सुनाई पड़ रही है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले जो वर्ग है, एक तो अगर कास्ट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर इसका असर पड़ा तो दलित समुदाय में, के बाद सेकेंडरी में आया आदिवासी का। लेकिन अगर हम समुदाय वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग में जो माइग्रेंट लेबरर हैं, जो लोग डेली अपने आजीविका के लिए काम में जाते हैं, उन परिवारों को सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका हुआ है। लेकिन साथ साथ में इसका इफेक्ट दूसरी तरफ इसको भी हुआ है, जो वनों पे निर्भर लोग हैं, आदिवासी लोग। और ये जो सीजन है, अभी का जो सीजन है मार्च अप्रैल मई, ये सीजन वनों उपज का होता है और वनों उपज में उनके लाइवलीहुड 6 महीने तक निर्भर करता है इस वनों उपज पर। लेकिन इन लोगों का वनों उपज भी इससे बहुत उन लोग को लॉकडाउन की वजह से निकल नहीं पाए और वनों उपज का कलेक्शन नहीं हो पाया पूरी तरह से, जिसके वजह से उनके भी लाइवलीहुड में संकट खड़ा हो गया। तो ये अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो ये जो समुदाय है, जो डेली काम करने वाले, उसके बाद कास्ट में आएंगे तो दलित वर्ग में सबसे ज्यादा, और उसके बाद जो जंगल पे रहने वाले लोग निर्भर हैं, उनका भी इसमें बहुत प्रभावित हुआ है। जी सर, ये एक्चुअली सबसे सही बात है कि दलितों और जो माइग्रेंट लेबरर्स है उनके ऊपर सबसे बहुत मुश्किलें आई है। खुशबू जी, आसाम में क्या स्थिति है अभी? थैंक यू। हम जो जहाँ काम करते हैं, हमारा जो फील्ड एरिया है वो चौर एरिया है, वो एक रिवर आइलैंड जैसा है। तो उधर का जो
प्रॉब्लम है उधर का, वो लोग मेनली वो लोग लेबर है, डेली वाइज लेबर है। तो अभी तो सब कुछ बंद होने से वो लोग तो अभी कोई काम नहीं है। फिर उस चोर एरिया से ज्यादातर आदमी माइग्रेट लेबर भी होता है, कोई दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर इसी जगह में छोटा छोटा काम करते हैं। वो लोग भी वापस आ गया, कुछ नहीं आ पाया। तो इसी इसी इसीलिए उस लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। फिर हमारा उधर कोई जो महिला है वो भी छोटा मोटा काम करते हैं बाजार में आकर, कोई गोदाम में कोई छोटा मोटा काम करते हैं, वो भी काम कंप्लीट बंद हो गया। इसीलिए उस लोगों का बहुत परेशान हो रहा है अभी। तो ऐसे तो सभी जगह से प्रॉब्लम है, लेकिन चोर एरिया में खासकर मैं देखा हूँ कि बहुत प्रॉब्लम में है वो लोग कुछ खाने के लिए। और अभी तो रमजान का महीना है, तो इसीलिए न्यूट्रिशियस फूड बहुत उसके लिए की है, फल फ्रूट वगैरह चाहिए, लेकिन वो तो आप वो लोग परचेस नहीं कर पाते। तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम में है वो लोग। मैं बताना चाहूंगी बिहार में, जी सर, प्लीज सर। बिहार में अगर देखा जाए तो जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो डेली कमाने वाले रहे हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर या डेली वेज वर्कर्स जो हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा दायरा है। ये कोई एक सिर्फ हम एक किसान या सिर्फ हम किसी एक मजदूर की बात नहीं करेंगे। इसमें सब्जी बेचने वाले हैं, इसमें ऐसे लोग हैं जो बस के एजेंट भी हैं, और तमाम दूसरे लोग भी हैं जो रोजाना कमाते हैं और रोजाना खाने का, मतलब इस तरह से समझिए कि डेली कुआं खोदो और डेली पानी पियो वाली बात है। तो ये लोग जो है बहुत प्रभावित हुए। और जो इसमें देखा जाए कि जो अब एक ये हो रही है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ये लोग भी काफी प्रभावित हैं, क्योंकि ये दो जगह पर प्रभावित हो रहे हैं। एक तो आपका जहां से वो लोग चले, और दूसरी जहां पर वो लोग पहुंच रहे हैं। तो इस दोनों के बीच की जो अवधि अगर देखा जाए, तो इसको भी प्रभावित ही में आपको शामिल करना होगा, क्योंकि वहां से चलने के बाद जब वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, तो उनके पास ना तो पैसा होता है, ना खाने की चीजें होती हैं। प्लस जिस तरह से गवर्नमेंट उनको लोग एक शक की नजर से देखते हैं कि ये कोरोना संदिग्ध हो सकता है या कोरोना का मरीज हो सकता है, तो उसकी वजह से वो एक मानसिक तनाव फील करते हैं। तो ये जो है ना, एक तो प्रभावित लोगों का जो दायरा है वो कई मायनों में है, और उसका बहुत बड़ा दायरा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि इसको हम लोग सिर्फ किसी एक दलित आदिवासी में नहीं हम लोग कह सकते, जबकि ये कहें कि वो तमाम लोग जो एक रोजाना की दिहाड़ी कमाते हैं, या इसमें कई ऐसे भी लोग हैं जो मजदूर नहीं हैं। आपके वो जैसे एक टीचर, तो जो गवर्नमेंट स्कूल में है वो तो ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट छोटे स्कूलों में, जैसे हमारे यहाँ देखिएगा कि बहुत सारे स्कूल हैं जो पहली क्लास से 5वीं क्लास तक चलते हैं, यानी नर्सरी से 5वीं तक क्लास चलते हैं, और उसमें बहुत सारे बच्चे भी नहीं। तो ऐसे में 3-4 टीचर हैं वहां पर। तो अभी का क्या हुआ कि ऐसा एक लॉकडाउन हुआ कि पेरेंट्स मिल के रुक गए, तो वो जो है ना, वो लोग बची जो उनकी पूंजी है, जो उन्होंने जमा किया बहुत दिन से, बस उसी में से कुछ निकाल करके खर्च कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ इसमें एक खास मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, या आदिवासी है, दलित है, सामान्य वर्ग के भी लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। और मैंने इस चीज को देखा भी है कि इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो मेरा ये अपना अनुभव रहा है। जी, शरण सर नमस्कार, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सर, दिल्ली में क्या स्थिति है अभी? दिल्ली में आपने अभी जितने लोगों को देखा है, तो सबसे ज्यादा मुश्किलें किस वर्ग के लोगों को आपने देखा है? एक तो सॉरी मैं अभी लेट ज्वाइन किया क्योंकि मैं फील्ड से डायरेक्टली अभी आ रहा था। तो दिल्ली में तो बहुत सिचुएशन पैथेटिक है, स्पेशली माइग्रेंट लेबर्स की नंबर इतनी तादाद इतनी ज़्यादा है और बेसिक नीड्स उनकी इतनी ज़्यादा है कि उसको बोथ एनजीओज और गवर्नमेंट मिलके मुझे लगता है वो गैप कहीं ब्रिज नहीं हो पा रही है, और उसी में हम लोग लगे पड़े हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए। और इसके अलावा सरकार कहती है कि रेंट मत लिया जाए, लेकिन मकान मालिक उनसे रेंट मांग रहे हैं, स्कूल फीस बढ़ा रही है, स्कूल बच्चों की फीस मांग रही है, क्योंकि कई बच्चों ऐसे हैं जो 9th-10th में पढ़ते हैं लेकिन उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है कि वो अपना ई लर्निंग कर सकें या उनका जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं वो अटेंड कर सकें।
तो कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स की मुझे लगता है भरमार है अभी दिल्ली में। तो नहीं, एक सेकंड, चाहे वो फूड सेक्टर, चाहे वो फूड सेक्टर में। जी सर, जी शरण जी बोलिए। अच्छा, हम बोलिए। चाहे वो खाना से लेके हो, चाहे वो पढ़ाई से लेके हो, चाहे वो रहने के हो, जो हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, तीनों की प्रॉब्लम, और शिक्षा अगर उसमें जोड़ दीजिए शिक्षा, तो चारों चीज की प्रॉब्लम अभी दिल्ली में भरपूर है। जी सर। सर वीरेंद्र कुमार जी, आप कुछ कह रहे थे। मेरा एक कहना है कि ये तो सबको जान रहे हैं कि माइग्रेंट लेबरर का बहुत ही दिक्कत है, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, माने गांव की ओर, क्योंकि हम लोग तो पूरा शरीर के साथ पूरा समय भी दे रहे हैं ना, तो हम लोग एक ऑब्जर्व किए। हम तो एक जगह पे नहीं, एक जिला में नहीं, झारखंड के कई एक जिले में मैं काम कर रहा हूँ। हमने ऑब्जर्व किया, और पूरे देश भर में जो हमारे संस्था संगठन के साथी हैं, ऑब्जर्व किया कि सबसे ज्यादा अगर इसमें प्रभावित है माइग्रेंट लेबर में भी दलित कास्ट, क्योंकि जो भूइया लोग हैं, जिसको बिहार में मुसर बोलते हैं, हम लोग मुसर नहीं बोलते हैं, सामाजिक वर्कर होके, मुसर और के 1 इंच जमीन नहीं है तमाम मुसरों का। झारखंड में भी जो बांस का काम करता है, बम्बू का, उनका 1 भी इंच जमीन नहीं होता है। उनको कभी जमीन, उनका एक तो ट्रेडिशनली उनके पास जमीन नहीं है। तीसरा आप लीजिए जो दलित में, तीसरा आप जाइए जो नोमेडिक जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, ट्राइबल्स नहीं बोल रहे हैं, नोमेडिक ट्राइब्स और ट्राइबल्स अलग होता है। तो नोमेडिक ट्राइब्स के जो जनजातियां, जो सपेरा हैं, जो डब्बू कल्चर जो बनाते हैं, जो ये सबको सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि इनके पास तो कुछ भी नहीं है ना, ये रोड के किनारे रहते हैं ना, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि प्रभावित, आपने एक सवाल किया कि सबसे अधिक प्रभावित कौन है, तो उसमें कैटेगराइज हम लोग को बांटना ही पड़ेगा। आप एक जनरल वे में नहीं देख सकते, दिक्कत है सभी को, लेकिन कम और अधिक है। इसको हम लोगों को कैटेगराइज करके हम लोग उस ढंग से देख रहे हैं, सामने डेली जूझ रहे हैं, पर डे का हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए इसको हम लोग तो कह सकते हैं कि इस तरह से। अब वो देखेंगे तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो महिलाओं को भी बहुत शोषण है अंदर से। अभी के लॉकडाउन में महिलाओं को जो शोषण हो रहा है, ये उजागर नहीं हो रहा है, लेकिन ये हम लोग जाके गांव-गांव में जब देख रहे हैं, और शहर में भी, तो शोषण उन पे अत्याचार है, वो भी दबा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ज्यादा बढ़ा है, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं। लेकिन उसको भी हम लोग अभी जो देख रहे हैं कि अभी जो पेट की आग, कपड़ा तो बाद की बात है, पहले जो भूख से जो लोग तड़प रहे हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा कास्ट इन्हीं कास्ट का है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी की बात से मैं सहमत हूँ कि दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे प्रभावित को हम अगर कैटेगराइज करेंगे तो पहला उन्होंने कहा कि हमको कैटेगराइज करना ही पड़ेगा, सामान्य वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी है, एक तो ये है। और फिर इस तरह से प्रभावित को देखना पड़ेगा कि आपके लोग जो है, जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, कई जगह पर हैं और घरों में बंद हैं, तो प्रभाव, मेरे कहने का मतलब है कि प्रभाव यहाँ पर देख रहे हैं। पहला तो जो है उन्होंने कहा कि फूड के तौर पर खाना, ठीक है, सबसे बड़ी जरूरत हमारा खाना है। तो अगर खाना प्रोवाइड हो जा रहा है तो देखिए कि खाना जब प्रोवाइड हो रहा है तो बच्चों में, बूढ़ों में और महिलाओं में एक मानसिक तनाव भी है। मानसिक तनाव की वजह से भी एक प्रभाव उन पर पड़ रहा है। जैसे हम अगर प्रभाव को अगर देखेंगे तो कई तरीके से देखेंगे। पहला, किसके पास अनाज पहुंच रहा है, किसके पास पैसे इतने पहुंच रहे हैं कि वो अनाज खरीद सके। दूसरी चीज, हेल्थ के दृष्टिकोण से कौन प्रभावित हो रहा है। अगर हम बात करें कि जैसे अभी रूरल एरियाज में जाइए तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको उसकी डिलीवरी का डेट नजदीक है, तो उनके घर में बहुत अधिक तनाव देखने को मिला। मेरे पास कुछ केसेस आए जिसमें वो परेशान थी कि हम इसको कैसे ले जाएंगे। अभी कहीं भी ले जा रहे हैं तो डॉक्टर जो है वो, हालांकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुए, उसके बीच में आशा के हेल्प से और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हेल्प से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुए है, लेकिन ये एक तनाव जो देखने को मिला वो कहीं ना कहीं वो प्रभावित ही की श्रेणी में ऐसे लोगों को ला सकते हैं। यानी
प्रभाव को कई तरीके से हम लोग को देखना होगा, फूड के दृष्टिकोण से या पैसे के दृष्टिकोण से, मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस जो है, या घर में किस तरह का माहौल बन रहा है। लॉकडाउन में अभी देखिए कि ये पढ़ने को आया कि महिलाएं जो है वो उन पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। बच्चों के प्रति ये एक समय था जब पिता या माता को बहुत अधिक समय बिताने का मौका मिला, लेकिन इस बीच में चिड़चिड़ाहट भी देखी गई बच्चों के प्रति, या बच्चों का अपने माँ बाप के प्रति देखा गया। तो ये प्रभाव को हम लोगों को ना एक थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट्स में रीड करना पड़ेगा, ये मैं समझता हूँ जो असर है। जी सर, लेकिन इसके आगे का जो पहलू है वो मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो प्रभाव है उस तक आप कैसे पहुंच पाते हैं? क्या लोग आपको बुलाते हैं यहाँ पर उनके यहाँ, या कैसे वो आपको कांटेक्ट कैसे कर पाते हैं? और ये सवाल एक्चुअली सभी ये सवाल एक्चुअली सभी को है, क्योंकि जहाँ पर आप जा रहे हैं। जी सर, इसमें मेरा जो काम होता है बेसिकली, मैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च से हूँ, एम्पावर पीपल से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारा ये काम होता है मीडिया सपोर्ट करना, ठीक है। हम कई चीजों को, जैसे हम मेडिकल स्टाफ्स को रेगुलर फोन करते हैं जो फील्ड में है, और ICDS के जो स्टाफ है, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उन लोगों को फोन करते रहते हैं, केयर इंडिया है, उन लोगों को फोन करते रहते हैं और अपडेट्स लेते हैं कि क्या चल रहा है। अगर हम बात करें कि हेल्थ, जैसे अभी कोरोना जब से आया, मेरा अपना ये अभी मैं पिछले 1 महीने का अनुभव थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ कि जब से कोरोना आया, दूसरी तमाम हेल्थ सुविधाएं जो है वो एक हाशिए पे चली गई, और उसी बीच में ऐसा हुआ कि हम लोगों को ये जिम्मेदारी मिली कि हम लोग दूसरी चीजों को भी फोकस करें। जैसे मान लीजिए कि अगर कोरोना है तो कोरोना की तैयारियां, कोरोना से बचने के उपायों के साथ, अगर कोई नवजात शिशु है, कहीं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ है, छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, तो क्या उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहना है, इसकी जानकारी जो है घर वालों को मिलती रहे, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का टाइम किसी का नजदीक है तो बिफोर जो तैयारी होता है, बिफोर जो मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे, ये जरूरी है। तो इससे संबंधित आर्टिकल लिख करके जब हम लोग पेपर में शेयर करते हैं और अपने वेब जर्नल्स पे शेयर करते हैं तो उसकी पहुंच बढ़ती है। और उसकी इस कोरोना संक्रमण में मेरा जो रोल रहा है वो हेल्थ एस्पेक्ट्स को लेकर रहा है, और हम लोगों की ये कोशिश रही कि हम हेल्थ को लेकर के क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरह की सूचनाएं उन लोगों को पहुंचा सकते हैं जिसकी जरूरत है वाकई फील्ड में। जैसे हमारे एक साबित्र ने कहा कि जब वो फील्ड में जाते हैं तो लोगों को अभी इतने डर गए हैं कि महिलाएं जो हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से भी डर रही है, छोटे बच्चे। तो ये बताया कि कोरोना होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना छोड़ दें, आप उसको। तो इस पर हम लोगों ने आर्टिकल लिखा और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे लिखे कि भाई न्यूट्रिशन को लेकर के, न्यूट्रिशन होना चाहिए किस तरह से। तो जब ये अखबारों में छपता है, जब ये जर्नल्स में छपते हैं, और जब फिर हम लोग उन चीजों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो सूचना पहुंचती है लोगों तक, तो इस तरह से हम लोगों का फाइट करने का एक तरीका है। मतलब हम हेल्थ एस्पेक्ट्स को पकड़ रहे हैं, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है कि हम फील्ड में जाएं, स्पॉट पे जाएं और वहां जाकर फूड डिस्ट्रीब्यूशन करें, ये हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मेरे काम का पार्ट नहीं है। लेकिन ये कर सकते हैं कि हम राइट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराएं, ठीक है। और डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होगा हेल्थ का, उसको हम बहाल कराने की कोशिश। जी सर, जी सर, जी आलम सर, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ मैडम, हमारा डिफरेंट विलेज में हमारा वॉलंटियर है और हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं अभी, इसीलिए SMC का साथ करीब नजदीक रिलेशन है, इसीलिए हम लोग का उसका इंफॉर्मेशन हमारा वॉलंटियर्स है, SMC मेंबर, SMC प्रेसिडेंट, टीचर से हमको मिल जाता है। फिर हम लोग भी थोड़ा बहुत हेल्थ पर भी थोड़ा अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे थे, इसीलिए आशा का साथ भी हमारा थोड़ा नजदीक रिलेशन है, इसीलिए फील्ड का जो इंफॉर्मेशन है उससे हम लोगों को मिल जाते हैं। जी सर, शरण सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली में आपके साथ आप क्या कर रहे हैं? आपको लोग बुला रहे हैं, आप लोगों के पास कैसे जा रहे हैं? नहीं, मेरे भी वॉलंटियर्स हैं अक्रॉस दिल्ली, और मुझे उनसे खबर मिलती है कि किस एरिया में जरूरत है और किन लोगों को जरूरत है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको पहुंचाते हैं। और हमने एक हेल्पलाइन शुरू किया है
जिसमें जी हमें सर। कॉल्स भी आती हैं कि हमें खाना नहीं मिला या हमें खाने की ज़रूरत है, या जैसे अभी 2-3 दिन पहले मुझे मिला 20 बच्चे हैं एक जगह इन्फेंट, उनको दूध चाहिए था, तो दूध नहीं मिल रही थी, तो वो मैंने अरेंज। तो इस तरह की अलग-अलग चीज़ें मैं बेसिकली अभी अगर कहा जाए तो मैं बेसिक्स पे फोकस कर रहा हूँ, और वो है जी खाना। सर। भूख से जी सर। आदमी बचा रहे, कोई भूखा ना सोए, बस मेरा मेन मकसद अभी ये है, और उसी पे क्या मैं बात अभी है! काम कर रहा हूँ। क्या बात है सर। वीरेंद्र कुमार जी, आप झारखंड में आपके पास लोग आ रहे हैं, आप कैसे उन तक पहुंच पा रहे हैं? पहले तो ये बात बोलेंगे कि हम लोगों का पूरे झारखंड में मेरा संगठन है, और जी। मैं आज से नहीं 25 सालों से काम कर रहा हूँ। जी इसीलिए सर। मेरा संगठन हर एक जगह पे है, जी और हर सर। एक जगह पे जो हर एक गांव में मेरा कम्युनिटी संगठन है। और जो 5 सेवाएं हैं, आंगनबाड़ी जो बच्चे को जो पोषाहार दिया जाता है, जी। स्कूल में एसएससी है, पीआरआई मेंबर हैं, और हम लोगों को जो हेल्थ आशा दीदी वगैरह है, इन जी, लोगों जी। का पहले से 5 सेवाओं पर हम लोग को ग्राम सभा फोकस है। हम ग्राम ओके। सभा हमारा बहुत स्ट्रांग है। तो जी गांव सर। में ग्राम सभा है और शहर में मोहल्ला सभा है। तो ये जो सभा अच्छा। हमारा प्रत्येक महीना मीटिंग होती है, तो इन हुँ, लोगों में जो लोग जो जिनको जो दिक्कत है, वो हुँ। वही लोग गांव में लिस्ट बनाते हैं। ये नहीं कि हम अच्छा। जाके वहां बांटेंगे तो लोग कह देगा मेरे को भी जरूरत है, हमको भी जरूरत है, जिसके बराबर पास है। खाना है वो भी आ जाता है। तो इसीलिए बराबर है। ग्राम सभा डिसाइड करता है कि हुँ। किनको क्या जरूरत है, और उसके अनुसार हम लोग अभी ड्राई फूड उनको दे रहे हैं, और ड्राई अच्छा। फूड के साथ मास्क भी दे रहे हैं, और हुँ। उसके साथ साबुन भी दे रहे हैं। जी। और साबुन, और हम लोग ये भी बता रहे हैं कि कितना डिस्टेंस रखना है आपको, कम से कम हुँ, 2 गज, समझे ना। हुँ। जी, और जो जी। गांव की परिभाषा में गांव वाले सब जगह अपना बांस लगा के लकड़ी डाल के पूरा लॉकडाउन किए हुए हैं। जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों के लिए परमिशन है, जान जाते हैं कि जी। ये आए हैं संगठन वाले, तो बाकी किन्हीं को परमिशन नहीं है। तो गांव वाले अच्छा। अपना लॉकडाउन पूरा बरकरार, हर एक गली मोहल्ला, एक गली से दूसरा मोहल्ला आप नहीं जा सकते हमारे यहाँ, पूरे जी। ऐसा लॉकडाउन है। तो अच्छा। और आदिवासी तो पहले से ही लॉकडाउन करते आ रहा है, हुँ, इसलिए उन लोग को जानते हैं कि हम लोग बाहर के लोगों के साथ उठना बैठना बहुत कम करते हैं। उन हुँ। लोग पहले से ही बाहरी आदमी आएगा तो उनको बात नहीं करेगा, कैसे गांव में आप घुस गए, ये सब पहले जी। से परंपरा है। तो ये चलते अच्छा। आ रहा है। बाकी जो गैर आदिवासी गांव है, जी। उसमें इस तरह का स्थिति है। तो हम लोग अभी राशन उन्हीं से सूची मिलता है, फिर राशन, कभी कभी हम लोग पका हुआ खाना भी अगर जरूरत पड़ा तो जी। पका हुआ खाना भी हम लोग शहर के मोहल्ले में देते हैं। और बाकी जी इसी सर। तरह से हमारा राज्य भर में चल रहा है, क्योंकि हम लोग संगठन वाले हैं, जी। तो इसीलिए हम लोग एक काम नहीं करते हैं, जी साथ सर। साथ में इंस्टीट्यूशन है उसको मजबूत किए हैं। उसी मजबूती से ग्राम सभा के माध्यम से हमारा काम होता जी सर। अभी ये है। जो लॉकडाउन का समय था उसमें तो हम सिविलियंस को तो बाहर जाने की अनुमति तो नहीं थी। तो इस हम्म। सिचुएशन में ऑनलाइन पास के द्वारा लोग बाहर निकल सकते थे। तो ऑनलाइन पास सिस्टम और अपने खुद के ही शहर में घूमने का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? और किससे परमिशन लेनी पड़ी थी आपको, या इसकी वजह से आपको किसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल के साथ आपको बात करनी पड़ी थी? तो इसकी अगर कुछ मुसीबतें हैं या इसमें आपको बहुत ही आसान हुआ है, इसके बारे में अगर कुछ बता सके तो? हाँ, मेरा खुद का पास है। यहाँ जी सर। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट वॉलेंटियर सेल बना हुआ है, ठीक जी है। सर। तो डिस्ट्रिक्ट वॉलेंटियर सेल में हम लोग का नाम पहले से ही था, तो हुँ, उन लोग जानते हैं कि, तो उन लोग चले गए। लेकिन यहाँ की सरकार को हम लोग ने बोले कि जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ई पास किया जाए, है ना। तो ई पास के लिए सरकार ने बहुत 1-2 कॉलम बनाया कि आप जी। व्हाट्सएप पर आप अपना नाम, आपका पता, आप किस काम से बाहर जाना चाहते हैं, मैंने हुँ, शहर के अंदर क्या हुँ। है, मैंने स्वास्थ्य सेवा के लिए किसी भी तरह का, उसको एक लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप से ही आपको ई पास मिल जाएगा, ठीक है। एक बहुत तो ये बढ़िया। था। जी, दूसरा था कि ये हम लोग करवाए थे। दूसरा था कि जितने वॉलेंटियर हैं, जी, वही वॉलेंटियर को भी पास मिलेगा, जी, क्योंकि बहुत वॉलेंटियर को बढ़िया। पास इसलिए, हाँ, तो वॉलेंटियर, मेरे को भी खुद पास है, तो वॉलेंटियर को जो हुँ, पास मिलेगा,
और जो संस्थाएं और संगठन है उनका अगर गाड़ी है या अपना गाड़ी हायर भी करना चाह रहे हैं तो उनका भी पास इजी रूप में प्रशासन ने दिया है, तो उसके थ्रू हम लोग इधर से उधर जाते हैं, लेकिन बहुत आवश्यक काम के लिए देते हैं। बराबर। तो मतलब अगर आवश्यकता नहीं दिख रही है तो फिर आप बाहर जाने का आप भी नहीं जाते हैं, ऐसा है? नहीं हम भी नहीं जाते। जी बराबर। शरण सर, दिल्ली में क्या सीन है अभी आपको, क्योंकि आप अपने वॉलंटियर से भी मिल रहे हैं और आप खुद भी ट्रैवल कर रहे हैं सर, तो व्हाट इज द सिनेरियो देयर? नहीं, दिल्ली में तो पास इफ यू आर ए सोशल वर्कर एंड पीपल नो यू तो आराम से मिला है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको केवल जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि एसडीएम को आपको करना है और पुलिस को आपका फोटो और आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए और तुरंत पास बना के दे देते थे। या गाड़ी का संस्था का बनाना है तो गाड़ी का नंबर आरसी बुक दीजिए, वो बन के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम डे वो लोग दे देते हैं। जस्ट फॉर कि उनको आपका क्रेडेंशियल उनको पता होना चाहिए कि भाई ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अब जब जैसे जैसे एक्सटेंड हो रहा है तो पास एक्सटेंड भी होता जा रहा है। पास पे दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई सोशल वर्कर काम करना चाहता है तो बोथ एसडीएम एंड पुलिस वो बहुत ही अच्छे तरह से आपको मदद करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। That is great, sir. That is really great, actually, because to get the help of the police in this and all the authorities is really a great thing to happen. अलबदर जी, बिहार में क्या स्थिति है इसके बारे में? और बिहार में ये है कि लॉकडाउन में अगर आपको कहीं जाना है तो 2-3 लोगों को छूट रही है, खास करके मीडिया लोगों को। मीडिया का तो अपना कार्ड होता है, वो उनको तो जाना है, जो कोर जर्नलिज्म में। दूसरी चीज की जो ऐसे लोग हैं जो प्रोवाइड करा रहे हैं फूड एंड समथिंग अदर्स, तो वो लोग जो है वो एसडीओ से, अगर प्रखंड स्तर पर काम कर रहे हैं तो बीडीओ के साथ, और अगर अनुमंडल सब डिवीजन लेवल पे काम कर रहे हैं तो एसडीओ से, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहीं पर है तो फिर डीएम से, तो वो आ जा रहे हैं इन सब चीजों को। तो ज्यादातर जो आना जाना है वो गवर्नमेंट में जुड़े जो गवर्नमेंट के लोग हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि अगर देखा जाए तो जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं फूड एंड सम अदर थिंग्स, तो वो छोटे छोटे लेवल पर जा रहे हैं, अपने पंचायतों में चले जा रहे हैं, तो वो उनकी अपनी एक पहचान समाज सेवी के रूप में बनी हुई है। लेकिन अगर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाना है या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना है तो वो वही लोग जा पाएंगे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट में, और वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे जीविका के लोग हैं उसमें, डॉक्टर्स हैं जिनको आना जाना है एक डिस्ट्रिक्ट से अपने हेडक्वार्टर से किसी दूसरे आपको ये कह के ब्लॉक में जाना है, तो ये लोग हैं। तो इसके लिए डीएम का आदेश है, एसडीओ है, तो ये उनके लिए मूवमेंट कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मूवमेंट उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि जैसे अभी कुछ दिनों की बात है, एक आदमी को इलाज कराने के लिए वो सब डिविजनल हॉस्पिटल गया, तो वहां से उसको जाना पड़ गया बाहर, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो अभी इतना तनाव था कि वो ड्राइवर जो गया था वो बहुत ही सहमते हुए गया था कि पता नहीं क्या हो। लेकिन लास्ट में वो बता रहा था कि जब वो उधर से लौट रहा था तो आखिरकार पुलिस वालों ने कहीं पर उसे रोक भी लिया और उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। तो उसने बताया कि वो किसी मरीज को अस्पताल पहुंचा करके लौट रहा है, तो उसे डिमांड किया जाने लगा कागज। तो ये परेशानी होती है, कोई ऐसे लोगों को भी हो सकती है जो जिनकी इमीडिएट जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे इमीडिएट जरूरत है कि मुझे बड़े किसी अस्पताल में जा करके किसी दूसरे चीज का इलाज कराना है जो जरूरी है, तो उसके लिए तुरंत तो पास अवेलेबल नहीं है, हर को तो अवेलेबल नहीं है। वो एक प्री प्लान है कि पास जो मिल रहा है वो प्री प्लान मिल रहा है कि पहले से इन लोगों को दिया जाना है। लेकिन इमीडिएट अगर ऐसे में जैसे डॉक्टर का पुर्जा अगर किसी के पास है, यानी प्रिस्क्रिप्शन है, उसको दिखा करके और ऐसी इसी तरह के कागजात दिखा करके लोग और मोटा मोटी तौर पे यही जानिए कि अभी बहुत ही जिसका अगर बहुत जरूरत वाला आदमी है, जिसको दूसरी जगह जाना है, हॉस्पिटल है, तो वही लोग जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वरना मूवमेंट कहीं भी नहीं है। तो हम लोग ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम है, प्रेस है, तो थोड़ा हम लोग के साथ वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मूवमेंट तो आम लोगों के लिए तो पूरी तरह से बंद है। जी आलम जी, आसाम में क्या स्थिति है अभी मूवमेंट को लेकर?
हाँ, हमारा इधर तो मूवमेंट के ऊपर पूरा रिस्ट्रिक्शन है, आदमी जी को घर से निकलने से बहुत दिक्कत है। लेकिन हमारा जो रिलीफ एक्टिविटीज है, उसीलिए हम जो सर्कल ऑफिसर है हमारा इधर, उससे परमिशन जी लिया हुआ है। ओके 2-3 बार मुझको भी पुलिस ने रोका था, लेकिन जो परमिशन मैं शो किया तो उस लोग मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं किया। लेकिन ऐसे जी आम आम जन के लिए तो बहुत रेस्ट्रिक्शन। ओके सर जभी भी आप सभी जाते हैं सेवा करने के लिए या सहायता करने के लिए आप क्या तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे हैं तो आलम जी आप अगर शुरू कर सकते हैं कि आसाम में आप जो काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में धुबरी डिस्ट्रिक्ट में तो आप हाँ किस तरह की सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे हैं कि कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है आप जिसको भी सहायता कर रहे हैं हाँ, पहले हम लोग ने जो सब डिविजनल मेडिकल ऑफिसर है चापर बीपीएससी में, उससे हम लोग बात किया था। वो लोग हमको कुछ पहले कुछ एडवाइस किया था, उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे मास्क पहनते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम लोग मास्क पहनते हैं, फिर फुल स्लीव शर्ट पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, फिर जूता पहनते हैं। ऐसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि घर के बाहर हम लोग किसी को बुलाते हैं, जो हम लिस्ट आते हैं उसी हिसाब से हम लोग डोर टू डोर जाते हैं और उसी हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जी डिस्ट्रीब्यूट करने से भी हम लोग टच बॉडी टच नहीं होते हैं, 6 फुट जैसा उस डिस्टेंस रख कर ही हम लोग ओके रिलीफ ओके करते हैं। ओके और हम शरण जी सैनिटाइजर भी हम ले जाते हैं, तो टाइम टू टाइम हम लोग सैनिटाइज भी कर रहे थे। परफेक्ट परफेक्ट वो खुद को सैनिटाइज करना भी बहुत जरूरी है यस हाँ सर यस शरण सर देखिए, सबसे बड़ी बात है ग्लव्स मास्क तो रहता ही रहता है। मैं एक ग्लास भी पहन लेता हूँ सो दैट क्योंकि डॉक्टर ने कहा करेक्ट है कि करेक्ट आपको ग्लास भी पहनना है, तो आई वेयर ए ग्लास ऑल्सो। और मैं तो सर पे गमछा बांध लेता हूँ या फेस को कवर कर लेता हूँ अपार्ट फ्रॉम माई मास्क, जो कहीं ना कहीं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। और जी बॉडी फुल कवर्ड ड्रेस पहनता हूँ जिससे कभी भी कहीं कोई वो ना हो। और घर आते ही अपने आप को फिर सबसे पहले ये होता है कि भाई जूता अलग रखिए और जी वॉश कीजिए हाथ ढंग से और उसके बाद ही कुछ कीजिए। बराबर जी। दैट इज ग्रेट तो ग्रेट और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं जी तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन दैट वन हैज टू टेक। ये है जो हम ग्लव्स पहनते हैं या जो हम मास्क जी पहनते हैं या ग्लास जी पहनते हैं, दैट इज वन पार्ट, लेकिन जी डिस्टेंस मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है करेक्ट एंड दैट वी दैट्स ट्राई टू फॉलो इट। दैट क्योंकि इज ग्रेट जब हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और अगर हमें कहीं 50-60 लोगों को इकट्ठा देना है तो वी मेक इट ए पॉइंट कि हम सर्कल बना के लोगों को 1 मीटर दूरी पर खड़ा रखें और तभी हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। बराबर जी। वीरेंद्र कुमार जी झारखंड में हाँ आप किस तरह के प्रिकॉशन ले रहे हैं प्रिकॉशन तो हम लोग भी गमछा बांध के मुंह में और पूरा जी जी कवर माथा भी ढक के जी हम जी लोग भी ग्लव्स ले लेते हैं, क्योंकि ग्लव्स इसलिए लेते हैं कि हम लोगों को जो थोड़ा सामान उठा के रखना पड़ता है ना, हाथ में नहीं डालते जी हम लोग जी 2-2 गज माने 2-2 मीटर की दूरी पे जी अगर हमको 50-60 लोगों को बांटना है तो 2-2 मीटर की दूरी पे सर्कल बना के और उन लोगों को खड़ा करते हैं और उनके सामने रखते हैं और हाथ में नहीं देते हैं। और उसे और नहीं तो इंडिविजुअल भी जाके दरवाजा पे देते हैं जी और उनको भी कहते हैं कि हम तभी देंगे जब आप भी मुंह बांधे रहिए। मैंने बराबर आपको भी मास्क नहीं है तो आपका जो गमछा है या जी तो दुपट्टा है उसको भी आप बांधिए, है ना, बराबर उसको भी बांध के आइए, तभी हम लोग ये सब सामान प्रोवाइड करेंगे। जी तो उन लोग भी उस तरह के करके आते हैं और डोर टू डोर हम लोग देते हैं। इसके बाद घर आने पर भी हम लोग सैनिटाइज पहले हाथ करते हैं, फिर साबुन से बाहर ही धोते हैं, फिर कपड़ा वगैरह उतार के बाहर ही रखते हैं जी ताकि उसको वहाँ सर्फ डाल देते हैं। इसके बाद हाथ वगैरह धो करके तब हम लोग नहा के बाहर ही हम नहाते हैं घर के बाहर में, और बराबर उसके बाद ही हम अंदर घुसते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने को प्रिकॉशन करके जी काम सर करते हैं। अलबदर सर आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं
या आपने क्या देखा है कि आप बिहार, क्योंकि यू आर नॉट डायरेक्ट, या देखिए इसमें प्रिकॉशंस को लेकर के जो मेजर चीज बताई गई है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथों को रेगुलर धोना है, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, गमछा का इस्तेमाल करें, नाक को छुपाएं, सर को छुपाएं, और जब घर आप वापस आते हैं और खास करके जब बाहर हैं और आपके हाथ गंदे होते हैं किसी चीज को लेने में, ठीक है, तो उसको आंख के कांटेक्ट में या मुंह के नाक के कांटेक्ट में ना लाएं, खास करके नाक और मुंह के कांटेक्ट में, और घर जैसे ही आते हैं तो आप हाथ जरूर धोएं। ये जो प्रिकॉशंस है हम लोगों ने अपने कंटेंट के माध्यम से कंटिन्यूसली मीडिया सपोर्ट करके इसको हम लोग बताते गए हैं लोगों को, और इस पर हम लोगों ने कई तरह से काम किया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने को लेकर के कि इस तरह की सूचनाएं जो है हर लोग तक पहुंचे। और जो जनरल दो तीन चीज है, यहाँ पर ऐसा होता है कि जब तक गाँव देहात लगता है, ठीक है, तो गाँव देहात जहाँ पर लग रहा है वहाँ पर कुछ लोग लगाते भी है, कुछ सब्जी वाला है जो आपको देख करके लगेगा कि वाकई ये तो बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन ले रहा है, वो तो ग्लव्स और मास्क तक लगाए हुआ है, जबकि आप दूसरी तरफ ये देखेंगे कि जो उससे सब्जी ले रहा है उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं लेकर, कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लिए हुए। तो ये डिपेंड करता है आदमी, ये डिपेंड करता है कि आदमी किस तरह से सोच रहा है। एक सब्जी वाला वो इतना प्रिकॉशन है कि वो अपने रोजगार को भी देख रहा है और वो प्रिकॉशन मेजर्स भी ले रहा है, यानी उसके दस्ताने, मैं अभी आपको 15 से 20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, बाजार गया था तो हाथों में दस्ताना देखा, मुंह पर मास्क देखा, सर को ढके हुआ था और वो सब्जी बेच रहा है। जबकि मैंने ये भी देखा कि सब्जी जो लेने वाला है वो आप इत्मीनान से वो ले रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है आदमी पर भी कि कौन किस तरह से अवेयर है, खास करके जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है उसको लेकर के वो कितना अवेयर है, और जो लोग अवेयर हैं वो लोग जरूर कर रहे हैं। खास करके जैसे अभी कहा गया कि अगर आपको देखिए अभी हम लोग इस पर काम किया कि सामान्य सर्दी खांसी जो है ये कोई कोरोना नहीं है। जैसे अभी आप गर्मी में आए, कुछ पानी पी लिया, कुछ जैसे हो गया, मुझे भी हो गया 1-2 बार, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि नॉर्मल जो चीजें होती है वो कोरोना है। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे समय में आप अगर छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो मुंह पे थोड़ा हाथ रख लेना है, या बाहर में है तो रुमाल रख लेना है। और जब बाहर में जाते हैं तो हम लोग कहीं ऑटो में बैठ गए, किसी ई रिक्शा में बैठ गए या रिक्शा पर बैठ गए, या किसी ऐसे कॉन्टैक्ट्स आ गया जहाँ पर हाथ हमने रख दिया जो स्टील का है या मेटल्स का है, तो ये सब इन्फेक्टेड चीज होता है। तो खास करके हाथ धोने को लेकर के, मास्क को लेकर के इस्तेमाल, और ये आदमी ये मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि ये एक जनरल जो है आप नहीं देखेंगे, ये डिपेंड कर रहा है कि कौन कितना सुरक्षा को लेकर के कौन कितना अवेयर है। वो जरूर बाहर जा रहा है, बाजार जा रहा है, मास्क लगा रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो घर आने के बाद अपना हाथ धो रहा है या नहीं, बराबर, ठीक है। ये एक चीज सोचने वाली बात है। हम लोगों ने बहुत ही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है इस पर। तो ये चीज है कि अगर आप मास्क लगा के जा रहे हैं तो ये भी जरूरी है कि जब आप घर आते हैं तो हाथ धोते हैं कि नहीं, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। तो डिपेंड करता है कि लोग जहाँ पर जितना इंफॉर्मेशन उनके पास है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लोग चाहते हैं वो करते हैं। ये चीज बिल्कुल सर, अवेयरनेस के ऊपर तो आप लोगों ने जितना भी बोला है वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पूरे देश में और पूरे विश्व में अभी के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हम किस तरह से खुद को अवेयर कर सके और अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें अवेयर कर सके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो राशन जो एक वर्ड है, जो राशन शब्द है, वो इतना ब्रॉड शब्द है कि उसमें इतनी सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एज राशन आप उनको क्या सहायता कर रहे हैं। आलम सर, अगर आप शुरू कर सके तो। हम लोग एक पैकेट देते हैं ग्रोसरी का, वो उसमें ऐसा होता है कि राइस होता है, पाल्स होता है, पोटैटो होते हैं, सोयाबीन होती है, ओनियन होता है, पोटैटो होता है, कुकिंग ऑयल होता है और सॉप्स होता है। तो नहाने के भी और वैसे कपड़े धोने के लिए वो सब दो पीस हम लोग सॉप प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ भी हम अवेयरनेस के लिए भी कुछ मटेरियल्स भी उसको देते हैं जी, तो कोरोना वायरस का अवेयरनेस के लिए उस मटेरियल्स भी हम लोग उसको देते हैं।
ओके। शरण सर, अगर आप बता सकें कि दिल्ली में आप राशन क्या दे रहे हैं लोगों को? हाँ, मैं एक्चुअली लोगों में, हर आदमी इंसान में मैं जब देता हूँ उनको, तो पहले मैं ये पता कर लेता हूँ कि फैमिली में कितने लोग हैं, तो बेस्ड ऑन दैट। लेकिन मिनिमम जो मैं देता हूँ वो मेरे करेक्ट 3 सर, किट यस होते सर। हैं, तीन किट होते हैं। एक मेरा ग्रोसरी का किट होता है, दूसरा मेरा पर्सनल केयर का किट होता है, और तीसरा मेरा सेफ्टी किट होता है या प्रोटेक्शन किट होता है। तो पहले वाले में ग्रोसरी में हम जी सर। 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 1 पाव इवन चाय पत्ती देते हैं, क्योंकि कई लोग चाय के शौकीन होते हैं। उसके जी। बाद उसमें हल्दी, गरम मसाला, उसमें धनिया पाउडर, उसमें बाकी भी कुछ मसाले अगर मिल गए, थोड़ा सरसों डाल देते हैं, जी। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, ये सब जी। डाल के देते हैं। और जहां तक पर्सनल केयर का सवाल है, उसमें टूथपेस्ट, बाथिंग सोप, रिन, सर्फ, ये सब डाल देते हैं। और जी। प्रोटेक्शन किट में जो हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे कि मास्क, ग्लव्स, जी। जी। सैनिटाइजर, और जी। हम इवन अगर हर फैमिली में लेडीज होती हैं, तो हम सैनिटरी नैपकिन भी हम देते हैं उसके साथ। ओके, दैट इज हाँ। ग्रेट सर। वीरेंद्र सर, झारखंड में आप किस तरह का राशन हाँ प्रोवाइड कर हाँ रहे हैं लोगों को? जी सर। हम लोग झारखंड जो, तो देखिए हिंदुस्तान का जो पारिवारिक साइज है वो जी। मोस्टली 4 से 5 होते हैं। तो करेक्ट। हम लोगों ने 10 केजी चावल, 3 केजी दाल, जी। 2 केजी आलू, 1 लीटर सरसों तेल, 1 केजी नमक और 200 साबुन जी। 2 देते हैं। जी। और उसके साथ साथ हम लोग पर्सनल केयर में, हम चूंकि एडोलेसेंट के साथ थोड़ा काम करते हैं ना, जो करेक्ट। किशोरियां हैं, जी। तो उनको हम लोग नेपकिन वगैरह प्रोवाइड सबको किए हैं। जी। और उनके साथ साथ मास्क तो देते ही हैं। हम जी। लोग इतना ही चीज अभी दे रहे हैं। जी। बस यही दे रहे हैं हम लोग। जी। अलविदा सर, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि एज 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 अ होल, जब भी राशन एक वर्ड यूज किया जाता है, तो एज अ होल हाँ, मैं ये व्हाट विल कह बी रहा द हूँ कि व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट नेसेसरी थिंग्स जो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए? हाँ, ये राशन जो है, इसको अगर हम बात करें तो इसमें अगर एक दिन में एक व्यक्ति के यहाँ क्या खाना बनता है और उसमें जी। क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, वो सारी चीजें राशन में आएंगे। जैसे शरण परफेक्ट। सर ने कहा और वीरेंद्र सर ने कहा कि चावल, दाल, आलू, प्याज, लहसुन के साथ मसाला या तेल की जरूरत होती है। अभी देखिए, मैं 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। एक लड़के से बात हो रहा था, उसने गवर्नमेंट का दिया हुआ राशन उठाया जो चावल होता है, और जी। उसमें से कुछ चावल बेचकर उसने मसाले का, तेल मसाला जो भी और दूसरी जरूरत है उसका इंतजाम किया। जी। तो जी। राशन सिर्फ चावल दाल नहीं हो पाता है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम राशन देंगे, और जी। बहुत जगह जी। ऐसा भी देखा गया, जैसे बहुत अच्छा काम हुआ है राशन देने को जी। लेकर के, बहुत अच्छा काम हुआ है कि जी। माइन्यूट चीज, बहुत छोटी चीजों को लिस्ट में रखा गया है। जैसे शरण सर ने बताया, वीरेंद्र सर ने बताया कि जी। आपका पेस्ट और ब्रश तक और सैनिटरी नैपकिन्स जो है जी। किशोरियों के लिए, वो दिया गया है। कितनी जरूरी चीज है, आप ये समझ जाइए। और इट वाज इंक्लूडेड इन राशन। इट वाज आपको मैं ये कहूं कि ये बहुत ही तारीफ की बात है कि इन सब सारी चीजों को समझते हुए सारी चीजें इन्वॉल्व की गई राशन की लिस्ट में। लेकिन ये दो पहलू है। एक जगह जहां तमाम एक दिन में बनने वाली सारी चीजें हैं और वो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। दूसरी तरफ ये है कि सिर्फ गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, मामला समट गया। ठीक है, उसके आगे करना क्या है उसको भी नहीं मालूम है। अब उसमें से कुछ लोग हैं, चावल बेच दे रहे हैं, गेहूं बेच दे रहे हैं, उससे तेल पानी का इंतजाम कर रहे हैं, कुछ पैसा किसी तरह से आ जा रहा है, उसको लेकर के वो दूसरी तमाम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दो चीजें हमको देखने को मिली है। कहीं कहीं पे बहुत माइन्यूटली इस पर काम किया गया है, कहीं पर कोई इस पर सोचा नहीं गया है कि राशन क्या होता है, एक आदमी की एक दिन में क्या जरूरत है और उसके घर में कितने लोग हैं, एक दिन के लिए उनको कितना राशन चाहिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि अगर 5 आदमी के परिवार को हम राशन देते हैं तो उसको कितना राशन देना है। ये लॉकडाउन अगर चलता है 1 महीना और हम अगर एक्सटेंड कर रहे हैं, अभी 17 है, 17 के बाद अगर कुछ और एक्सटेंड कर रहा है, तो किसी के घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग को
कितने दिन का राशन हम दे रहे हैं और कितने समय की अवधि पर दे रहे हैं। ये जरूर है कि जो राशन ले रहा है उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम थोड़ा बचत करके चलेंगे कि जो सारी चीजें मिल गई वो एक ही दिन में खर्च ना हो जाए। लेकिन इसके साथ ये भी देखना होगा कि एक वो राशन जो है वो कितने दिन तक के लिए हमने दिया है और इसके बाद फिर कब उसको रिपीट करना है। मान लीजिए कि हमने उसको 1 हफ्ते का राशन दिया, उसके बाद क्या 1 हफ्ते के बाद इसको फिर रिपीट करना होगा, फिर इसके 1 हफ्ते के बाद रिपीट। तो जब तक लॉकडाउन में एक असमंजस की स्थिति तो कहीं ना कहीं बनी रहेगी, ये मेरा कहना है। जी सर। लेकिन ओवरऑल राशन जो है वो लोगों तक पहुंचा है, बहुत ज्यादा हम नहीं कर। मैं ये कह रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी के माध्यम से राशन पहुंचा है और उनका भी अपना एक क्षेत्र है। मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए मैंने देखा है कि अगर सिविल सोसाइटी का कोई एक आदमी है या 10 लोग अगर उससे जुड़े हैं तो वो एक खास एरिया को ही सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, एक ब्लॉक को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो 34 ब्लॉक, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंडर में 34 ब्लॉक आ रहा है तो 34 ब्लॉक को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि कितने सिविल सोसाइटी ऐसे हैं और उनको किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की जरूरत है। यानी अगर गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी को सर्टेन फंडिंग करती है कि ये हम आपको पैसा देते हैं, आप चावल दाल और एक आदमी पर इतना चावल दाल के हिसाब से आप लोगों को बांटिए और एक एक घर में पहुंचिए, तो मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी और भी बेहतर काम कर सकती है। जी सर। ऑफ कोर्स। मैं कुछ जी वीरेंद्र कुमार जी बोलिए सर। मैं थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए पूरे देश में जो सिविल सोसाइटी का जो MHA है, जहाँ से MHA ने गाइडलाइन जारी किया कि जिनको जरूरत जो जिले में है, अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्र में, वो कोविड-19 को लेके क्या काम कर रहे हैं, क्या फॉर्मेट वगैरह, और हर एक जिले में वॉलंटियर सेल बना हुआ है देश के हर एक जिले में। ये नहीं कि केवल झारखंड में है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में भी है, महाराष्ट्र में, सब जगह है, क्योंकि सभी साथियों से जुड़े हुए इसलिए। तो वॉलंटरी सेल में हर एक जिले में 40-50 NGO हैं, तो वो कोई न कोई ब्लॉक को टच करते ही हैं। भले पूरे ब्लॉक के सभी पंचायत नहीं टच करते होंगे, हम ये मानते हैं, लेकिन वॉलंटियर हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ संस्थाओं के पास संसाधन है जो 2 महीने का जो प्रोजेक्ट में जो खर्च करना था वो नहीं खर्च किए, तो वो खुद उनको दाता एजेंसी लोग बोल दे रहे हैं कि आप ही कोविड में खर्च कीजिए। तो एक तो ये प्लस पॉइंट भी हो रहा है संस्थाओं के लिए कि अगर कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए तो उसको कोविड में आप ट्रांसफर करके लोगों को राशन या जो आपको देना है वो मुहैया करा सकते हैं। एक थोड़ा अच्छा एक साइन है। तो इसलिए यही चीज जोड़ना था मुझे कि सिविल सोसाइटी को अगर सरकार कहे कि हम राशन बांटे, तो सिविल सोसाइटी का रोल हमको नहीं लगता है राशन बांटने का सरकार की ओर से होना चाहिए, बल्कि वो पंचायत उसका मिशनरी है। पंचायत उनके वार्ड मेंबर हैं, उनके सारे हैं। NGO को सिर्फ देखना चाहिए कि मैंने वो सपोर्ट करना चाहिए, और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि सरकार NGO वाले लोगों को या सिविल सोसाइटी वाले लोगों को, सोशल वर्कर को एक अपने स्टाफ के जैसा बिहेव करने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि जो PRI मेंबर और वार्ड है उनके थ्रू उनका पहुंचना चाहिए और सिविल सोसाइटी को करने के लिए लगना चाहिए, बस एक। जी सर कुछ 2 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर। सबसे पहला सवाल तो ये है कि यस सर प्लीज हाँ, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी पिछले वीक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट से ज्यादा हर स्टेट वाइज उसमें रिपोर्टिंग हुई है। मैं चाहिए तो बाद में शेयर कर लूंगा आप लोगों से कि सिविल सोसाइटीज ज्यादा अच्छा काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है और ज्यादा पहुंच के साथ काम कर रही है, और क्वांटिटी भी ज्यादा है सिविल सोसाइटीज का। तो ये शायद हम लोग के लिए अच्छी खबर है। जी सर एक क्वेश्चन आया है, वो ये पूछ रहे हैं कि कैन एनी स्ट्रिक्ट एक्शन बी टेकन अगेंस्ट दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू रीसेल राशन, जो अपने पास मिला हुआ राशन को वापस सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सामने अगर कुछ एक्शन ले सके तो वो क्या होगी और क्या ये हो सकता है?
देखिए, अभी उन्होंने कहा, सही कहा कि कुछ लोग चावल अगर ज्यादा मिल गया है तो उसको जी। बेचकर वो दाल या सब्जी खरीद रहे हैं या दाल या जी। तेल खरीद रहे हैं। वो भी उनकी जी। नीड है। अगर आप नहीं देंगे तो करेक्ट। कहाँ से लाएगा? अभी उसके पास पैसे नहीं है। तो जी। इसको लॉ के अंडर में लाना, उनको पनिश करना, आई डोंट थिंक इट इज द राइट टाइम। या अभी वो ओके। एनवायरमेंट नहीं है जिसमें आप ये सब चीजें कर सकें। ये इधर आप ओके। उनकी सभी चीजें पूरा कीजिए, या फिर तब अगर आप करते हैं, हाँ, कोई अगर एक्स्ट्रा राशन रख के और उसको बेचता है तो एक अलग जी। बात है। वो डिफरेंट टाइम है। लेकिन अगर कोई अपनी चाहत के लिए कोई चीज बेच के और वो ले रहा है, देन आई डोंट जी। थिंक दैट शुड फॉल अंडर क्राइम राइट नाउ। क्योंकि अभी तो जी। हर आदमी की जरूरत है, हर आदमी मजबूर है। बराबर, एकदम सही कहा सर। सर, सेकंड क्वेश्चन ये है कि ऐसी कोई दूसरी नेसेसरी सर्विसेज है जो जिन तक राशन नहीं पहुंच रहा है, आप उन लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं? खास करके जो चौल में रहते हैं लोग, उन तक कैसे पहुंचा जाए? देखिए, वो जो सिविल सोसाइटीज हैं उन पे डिपेंड जी। करता है। अब जी। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास कल ही कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि दिल्ली में अराउंड 200 अफगानिस्तानी फैमिलीज हैं जिनको कोई नहीं कर रहा है, ना सरकार कर रही है ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। जी। आज मैं फील्ड में था तो मुझे फोन आया कहीं से कि 50 लेप्रेसी पेशेंट्स हैं जिनको कोई जी। मदद नहीं कर रहा, और जो कहीं खाना के लाइन में लग के खाना ले भी नहीं सकते, तो दे वांटेड सम हेल्प। तो ये जी। आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन आती है और अगर आप खुद जाके करते हैं तो उससे जी। बेहतर तो कुछ नहीं हुआ। चाहे वो चौल तो बहुत ठीक है भाई, चौल तो हर आदमी रहता है, आप जाके वहां डिलीवर कर ही सकते हैं। ये जी। हमारी और मोस्ट ऑफ द एनजीओज की हमारी नेटवर्किंग होती है लोगों में। हमारे जो बेनिफिशरीज होते हैं वो हमारी नेटवर्किंग करके देते हैं, हमारे वॉलंटियर्स नेटवर्किंग करके देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन फ्लो जी। तो होता ही है हमारे पास, तो उसमें करने में जी मुझे सर। नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। और जब आप गांव राइट। में कर रहे हैं, जब ब्लॉक लेवल पे पहुंच रहे हैं, तो चौल तो बहुत छोटी सी बात होगी। यस सर। कोई और ये इसके ऊपर? यस सर, बीरेंद्र सर बोलिए। यस सर। नहीं, ये तो सही बात है कि हम लोग जैसे अभी कुछ पहले बात हो रही थी, हम लोग अभी क्षेत्र नहीं देख रहे हैं। जहां से जी। इंफॉर्मेशन आता है, अगर दूसरे जिले में भी आता है और मेरा कार्य क्षेत्र नहीं रहा है, लेकिन लोग जी। जानते हैं कि लोग ऐसे काम करते हैं, तो वहां भी हम लोग जाके देते हैं। और जी। एक चीज और भी है कि लोगों को धीरे धीरे सब पता भी चल रहा है ना, कि चलो जी। ये लोग यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। आप झारखंड का हम एक बता रहे हैं। झारखंड में जो आदिवासी जो लोग हैं, नोमेडिक ट्राइब, जिसको जी। नोमेडिक ट्राइबल्स जो आदिम जनजाति जिनको बोलते हैं हम लोग, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जी उन लोग जी। तो जंगल में घूमते रहते हैं। आज यहाँ पे रहे, फिर कल उस जंगल चले गए, परसों उस जंगल चले गए। उन जी। लोग को खाने का बहुत दिक्कत है अभी के स्थिति में। तो जी। उन लोगों के लिए सरकार भी कहाँ जाएगी, उनको उनके स्टाफ वो जाते नहीं है। तो जी। हम लोगों ने उन लोगों को आइडेंटिफाई करके कि आज इन लोग किस किस जंगल में घूम रहा है, तो वहां पे जाके जी। उन लोगों को हम राशन, उतना डिफिकल्ट एरिया में पहाड़ में जाके राशन देते हैं, जबकि यहाँ जी। से नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ता है 1-1.5 घंटा पहाड़ पे, क्योंकि बहुत जी। सारे माउंटेन में है लोग। तो वहां जी। पे जाके देते हैं। तो सवाल है कि आपका पहले सोच, जो हम काम कर रहे हैं उस जी। सोच को भी दर्शाता है कि आप कितने पुअर ऑफ द पुअरेस्ट पीपल के प्रति। हम लोग एक कहावत कहते हैं, जो कुआं में गिर गया, तालाब में गिर गया, जो तैरने जानता है वो बच के निकल जाएगा, जो जी। तैरने ही नहीं जानता है वो जी। कैसे बचेगा। तो उनके बीच हम लोग को सबसे पहले जानना चाहिए। तो वो बराबर। काम को, सोच को रख के हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया इसलिए कहा सर। हाँ, सर, अभी मैं सोच रही हूँ कि एक आखिरी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछ लूं कि अभी इस पूरे सिनारियो में एक साधारण व्यक्ति अगर कहीं से भी, हमारी वेबिनार यहाँ पर चल रही है और आप दिल्ली और मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ऑफ इंडिया में है, लेकिन कहीं पर से भी अगर किसी भी एक साधारण व्यक्ति को अगर मदद करनी है आपको, तो या इस श्रमदान की तरफ से मदद करनी है या पैसों की तरह मदद करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप कुछ बता सकते हैं सर, आलम सर, अगर आप पहले बोल सकते हैं तो। मैडम, मुझे समझ नहीं, आप क्या सुनना चाहते? सर, मैं कह रही हूँ कि आपको एक साधारण व्यक्ति जो मुंबई में बैठा है वो आपको मदद कैसे कर सकता है इसमें? क्या अच्छा।
जी हाँ हाँ, एक्चुअली हम लोग एक एप्पल कर रहा हुआ है, किसी किसी को भेजा भी है, तो जी उसमें हमारा बैंक डिटेल्स दिया हुआ है। जी हम उसे हम लोग का एनजीओ का एफसीआर नहीं है, हम लोग का 12 जी एटीजी वगैरह है, लेकिन एफसीआर अभी नहीं है। लेकिन इसलिए हम जी लोग फॉरेन फंड नहीं ले सकते। हम जी इंडियन कोई हमको दे सके तो जी वेलकम है। और जी सर हमारा जो बैंक का जो पासबुक है उसी में आप लोग भेज सकते हैं। जी सर। और सर अगर असम से किसी को मदद करनी है, जैसे आपके साथ आप सेवा करनी है किसी को, तो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ जैसे श्रमदान के जैसे अगर किसी को वो करना तो है हमारा, जो जो अपना वक्त देना चाहते हैं। हाँ हाँ, हमारा तो एनजीओ का ऑफिस चापर में है, धुबरी डिस्ट्रिक्ट चापर में है। तो जी फोन नंबर है हमारा मैं फोन नंबर का बोल रहा हूँ 7002904016। इसमें आप कांटेक्ट करने से तो हम लोग उसको रिसीव जी कर लेंगे। जी और चापर में जी आकर भी कोई आ, किसी पूछे इकोसिस्टम प्रोटेक्शन ट्रस्ट, तो वो लोग भी बोल देगा कि कहाँ है। जी जी अलबत्ता सर, बिहार में आप क्या बोलना चाहेंगे कि लोग आपको कैसे मदद कर सकते हैं इसके लिए? बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको आप फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं, या फिर आप उनके साथ जाकर के काम कर सकते हैं एज ए वॉलंटियर्स। तो ये दोनों चीज है। और अभी देखिए कि एम्पावर पीपल ने भी हरियाणा और दूसरे स्टेट्स में लोगों को राशन पहुंचाने का काम, और जो सर्वाइवर्स थे, जो ड्राइव ट्रैफिकिंग के सर्वाइवर्स हैं, उनके साथ काम किया है, उन लोगों ने काम किया है राशन पहुंचाने का। तो आप ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा में हैं या आसाम में हैं या बिहार में हैं, कहीं ऐसी जी जगह पर हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनके लोगों से। और आप ये अगर फील्ड में जाना चाहते हैं, वॉलंटियर करना चाह सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज अभी क्या है कि अभी एक साधारण आदमी को यही कहा गया है कि आप घरों में रहिए। जो लोग संस्थान से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, उनको उनको चूंकि सुविधा प्राप्त है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मूवमेंट को लेकर के, तो बेहतर ये भी हो सकता है कि हम अगर फाइनेंशियली भी हम किसी को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो भी चाहें, आप वॉलंटियरिंग काम करना चाहते हैं तो ठीक है, आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई ठीक है, जहां पर भी ये काम हो रहा है और बेहतर काम हो रहा है, तो जैसे अहमद साहब ने कहा कि उनके ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके अगर आसाम में वो लोग काम करना चाहते हैं, कोई भी वॉलंटियर करना चाहता है, तो वो उनके साथ उनका फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। एम्पावर पीपल है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है। ये डिपेंड करता है एक आदमी पे कि अगल बगल ऐसी चीजों को खोजे, तलाश करे कि मैं किन लोगों के साथ काम कर सकता हूँ। सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तो ये किसी भी तरह से आपको अगर करने की इच्छा है तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल ये फाइंड आउट करना होगा। हेलो 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 जी जी सॉरी। अलबत्ता सर, आप कुछ आप आई एम सॉरी अगर मेरा कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया था। शरण सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि कॉमन मैन हाउ कैन ही हेल्प इन दिस सिनेरियो? देखिए, मेरा सबसे बड़ा अपील ये होगा कि ईच एंड एवरी वन कैन कॉन्ट्रीब्यूट। जैसे आपके घर में अगर मेड आती है, आप उसका सैलरी न काटे, उसको आप राशन के लिए पैसा दे दें। आपके घर में कोई ड्राइवर आता है, उसको पैसा दे दें। कोई माली आता है, उसको आप राशन पानी दे दें। उनको जैसे जी मदद हो सके आप उनकी मदद करें। दैट जी विल बी द बेस्ट थिंग। एनजीओ कैनॉट रीच ईच एंड एवरी वन, इसलिए अगर करेक्ट हर आदमी आगे बढ़ के मदद करेगा, दैट वुड जी बी अ ग्रेट हेल्प। और दूसरा, अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है मॉनिटरली, तो एवरी एनजीओ हैज गॉट इट्स अकाउंट, दे कैन ट्रांसफर द अमाउंट एंड वी कैन बाय इट।
और दे कैन जी। डोनेट एज ग्रोसरी या जो भी आइटम्स हैं वो दे कैन डोनेट डायरेक्टली, अगर वो जी। लोकली हैं, उस शहर में हैं या उस जी। प्रांत में है जहाँ वो एनजीओ है। और जी। तीसरा कि विथ आजकल नेट बैंकिंग आप कहीं भी एनजीओ हो, किसी भी एनजीओ को कहीं भी पैसा भेज सकते हैं, तो जी। ये उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और जी। लेकिन सबसे बड़ा अपील मेरा यही रहेगा कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी मदद कीजिए जो जरूरतमंद है, क्योंकि मेरे जी। सुनने में एटलीस्ट दिल्ली में आ रहा है, बाकी जगहों पे मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ तो मुझे यहाँ पता चलता है कि सर मैं 2 महीने पहले नौकरी करती थी, लेकिन उन्होंने 1 महीने से बंद कर दिया, पिछले महीने भी तनख्वाह नहीं दिया, इस महीने क्या होगा पता नहीं। करेक्ट। इनफैक्ट आज भी मैं एक हाउसमेट के ग्रुप से मिल के आया हूँ सुबह में, वहां भी जी। यही मेजर कहानी उनकी यही थी कि सर जी। हमें पिछले महीने पैसे नहीं मिले तो इस महीने कहाँ से मिलेंगे। तो मेरा यही अपील है, जो लोग भी सुन रहे हैं या जिन जी। लोगों तक आप पहुंचा सकें, कि भाई उन लोगों का पैसा ना काटा जाए, उनको पैसे जी। से ही नहीं, उनको राशन से भी इस समय मदद करने की जरूरत है। जी सर, बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आपकी तरफ से एक हाँ, आखिरी जो हम सुन लेंगे और फिर हम वेबिनार को कंक्लूड कर लेंगे। बहुत अच्छा। एक तो सबसे पहले है कि जो लोग अगल बगल में मदद करना चाहते करें ही, लेकिन जी। 2 तरीके से मदद और कर सकते हैं। जी। एक तो हम लोग वेबसाइट में भी है एफसीआरए अकाउंट, अगर फॉरेन फंड और देसी फंड वो डाल सकते हैं। उनका इनकम टैक्स वगैरह जो एटीजी में होता है वो तो होगा ही। अगर जी। कोई चाहते हैं तो डायरेक्ट वो संस्था से कांटेक्ट करके ग्रोसरी जी। वाला को पेमेंट करें कि एक बराबर। किट का पर किट का कितना कॉस्ट होता है, हम इतना बराबर। किट डोनेट करना चाहते हैं। जैसे हमसे दिल्ली से एक महिला ने हमसे कांटेक्ट की, अब बोली जी। वीरेंद्र जी हम डायरेक्ट ग्रोसरी को दुकान को हम देंगे पैसा, हम आपके एनजीओ के अकाउंट में नहीं देंगे। बोले कोई दिक्कत जी। नहीं। तो बोला कि ये किट में इतना किट का क्या कॉस्ट पड़ेगा, वो देख लिया। इसके बाद डायरेक्ट वो पैसा ग्रोसरी वाला को दिया। ग्रोसरी वाला से हम लोग जी। उतना किट जी। पैक हम लोग अपने से किए, वो जी। जो ग्लव्स वगैरह पहन के डिस्टेंस, तो वो भी एक कर सकता है कि डायरेक्ट ग्रोसरी से दे के और एनजीओ अपना बांट सकता है जी। ना। और जी। तीसरा, अगर कोई वॉलेंट्री अगर आना चाहे, काम करना चाहे श्रमदान से, तो 2 जी। उपाय है। एक तो अगर वो आना चाहता है जिस स्टेट में, वो जी। स्टेट के लिए वो अपना एक बार वहाँ के डीएम को कहे, और नहीं तो हम लोग यहाँ से जिस जिला के डीएम है उनसे उनका हम लोग चिट्ठी भेजवा सकते हैं वहाँ के डीएम को कि ये आना चाहते हैं सोशल वर्क करने यहाँ पे। जी। तो हम यहाँ से एक यहाँ के डीएम से वहाँ के डीएम को लिख सकते हैं और वो आके यहाँ बिल्कुल। पे श्रमदान या तो डायरेक्ट काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी जी हम सर। लोग किए हैं बहुतों को, जी ये भी सर। है। और तीसरा मेरा एक है कि जो आप जैसे जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो अभी ड्यूटी नहीं करके घर पे हैं, तो उन लोग जानते हैं कि कैसे इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोगों के कामों को थोड़ा दिखा सके, प्रमोट कर सकते हैं। दिखा बिल्कुल सर। सके, बिल्कुल प्रमोट सर। कर सके, वो जी। भी काम कर सकते हैं। कि हम लोग क्या दिन भर क्षेत्र में रहते हैं, फिर जी। शाम को आते हैं, फिर शाम में भी सब इसी तरह का मीटिंग, तो हम लोग को समय नहीं मिल पा रहा है। जी। और इस कारण से अगर आप जैसे लोग अगर इस तरह से भी सोशल मीडिया में भी मदद कर सकें तो ये भी एक जी। काम होगा। हाँ। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, ये वेबिनार के द्वारा हम यही कोशिश करना चाह रहे थे कि आप जो अपनी तरीके से अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कहे, और हम यही कोशिश कर रहे थे कि एटलीस्ट आपका जो काम है वो हम दुनिया तक पहुंचा सके, जिस भी छोटी तरह से हम कर रहे हैं। सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर इस वेबिनार में हमारे साथ होने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी पहुंच रहे हैं, वो आपको बहुत सारी दुआएं अभी भी दे रहे हैं और हमेशा देते रहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आप देख रहे हैं दर्शक, मैं आपसे बता दूं कि ये अभी वीडियो ऑफलाइन होने वाला है फेसबुक पे, जैसे ये लाइव खत्म होगा। और अगर आपको और भी कुछ सवाल पूछना है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं वो कोशिश करेंगे कि वहाँ पर उनका जवाब लिख सकें। और सारे पैनलिस्ट के इंस्टीट्यूशन और एनजीओ के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाने वाली है फेसबुक के जो डिस्क्रिप्शन है, तो आप उसके द्वारा उनको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी तरह का उनको सपोर्ट करना है तो। That is it from Empower People this evening. Thank you very much for joining everyone, and have a good evening. Thank you, Ashika. Thank you so much. Thank you. Good evening. Bye. Bye.